हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल वीकेसी में। और आज हम करने वाले हैं क्या, क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 संघवाद। एनसीईआरटी पे आधारित है। जिस राज्य में एनसीईआरटी बुक उपलब्ध है तो वहाँ पे ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि इसका सीजन है 2020 एंड 21। तो हाँ, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब थोड़ा ही ठीक होंगे। खैर, कोई भी बेहतर ठीक नहीं होता है, सिर्फ झूठ बोलते हैं मैं ठीक हूँ। चलिए, तो हम अपना आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अंत तक ज़रूर देखें, काफ़ी मज़ा आएगा। लेट्स गो। चलिए, हमारा सबसे पहले आया है एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरा है संघीय शासन प्रणाली। अब इन दोनों में क्या अंतर है, क्या बात है? तो मैं एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे था? श्रीलंका में। और संघीय शासन प्रणाली जो बेल्जियम, जैसे मैं पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो श्रीलंका में आपको पता होता है कि वहाँ पर एक ही जो सरकार होती है, जो सिहली जो सरकार है उनकी, वहाँ की सरकार एक ही चलाई जाती थी, सिहली सरकारें, जो शासन चलता था। और जो बेल्जियम में था, दो तरह के शासन और दो तीन तरह का, जैसे डच हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मनी, ये सब मिला के चलता था। तो मैं अंतर बता देता हूँ कि श्रीलंका में क्या था, जो केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिक अधिकार होते थे। तो जो श्रीलंका के पास जो केंद्रीय सरकार की जितनी भी पावर थी, शक्तियाँ थी, सारे के यहाँ पे केंद्र के पास था। यह केंद्र में कोई भी हो सकता है। एकात्मक मतलब होता है किसी भी एक पार्टी के हाथ में हो, या किसी भी एक मतलब राजा या कोई किसी के अंदर, वो एकात्मक शासन प्रणाली कहलाता है। तो हमारे जो संघीय शासन प्रणाली में होता है, इसमें होता है बेल्जियम। तो इसमें आम तौर पर संघीय व्यवस्था दो स्तर की सरकारें होती है। जैसे बेल्जियम से हमारे सरकार ले लो भाई, हमारे यहाँ पे क्या है, केंद्र में है और राज्य में है। केंद्र में है मोदी जी और राज्य में है, अब दिल्ली का ले लीजिए, चाहे उसका, तो दिल्ली का हो गया केजरीवाल। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि संघीय व्यवस्था में दो तरह की सरकारें होती है, एक केंद्र और दूसरा राज्य। जो अगला पॉइंट हमारा, एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। अब जो हमारा जो एक सरकार होती है पूरे देश के लिए, जैसे मोदी जी, ये भारत के लिए हैं, देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं। अथवा दूसरे राज्य के प्रांतीय सरकार की भी सरकार होती है, जैसे जो दूसरा होता है वो प्रांतीय होता है। जैसे नीतीश कुमार जी हो गए, योगी जी हो गए, केजरीवाल हो गए, ये सब क्या है, ये राज्य के अंदर है। जो राज्य के अंदर जितनी भी समस्या है, गतिविधियाँ, उनको ये सॉल्व करती है, दूर करती हैं। दोनों स्तर की सरकारें अपने आप स्वतंत्र होकर काम करती हैं। अब दोनों स्तर के सरकारें हैं, जो केंद्रीय स्तर का है और जो राज्य स्तर का है। जैसे मोदी जी हो गए और केजरीवाल जी हो गए। तो इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों अपने स्वतंत्र यानी फ्रीडम होकर कोई भी काम करेंगे, और अपना देश की हित में और जनता के हित में और उनकी भलाई के लिए, विकास के लिए स्वतंत्र, यानी जब तक फ्रीडम नहीं होंगे तब तक वो देश विकास नहीं कर सकता। तो इसलिए स्वतंत्र होकर वो दोनों काम करते हैं। तो आपको पता होगा कि संघीय व्यवस्था हमारे देश में ही है, जो कि दो स्तर की सरकारें बनती है। दो से तीसरा भी स्थानीय सरकार भी होती है, जिसमें एमएलए, जो मैं बताया था, मुखिया आता है, जो घर पे आते ही नहीं। तो ये सब जो आते हैं तीसरे स्तर की सरकारें, स्थानीय आती हैं। तो हम हाँ, इसी के साथ ही हमारा जो अगला है, संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होता है। अब जो संघीय व्यवस्था है उसका तरीका दो होता है। इसमें हमारा पहला तरीका हम पढ़ेंगे, दो या दो से अधिक स्वतंत्र देशों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई बनाना। यानी जो स्वतंत्र, जो फ्रीडम देश होता है, जैसे उसमें क्या होता है कि जो अलग अलग देश को मिलाकर और एक इकाई बना देना, एक अलग संघीय व्यवस्था बना देना। जैसे एग्जाम्पल में इसका है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड और ये सब जो देश मिलकर एक अलग संघीय देश बना देता है। अब इसमें दूसरा तरीका होता है, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन करना। अब जैसे दूसरा तरीका इसमें लिखा गया है, इसमें क्या है कि जैसे हमारा भारत है। अब जैसे हमारे भारत के अंदर क्या होता है कि राज्य और जो केंद्र मिलकर, जो राज्य और केंद्र मिलकर जो संघीय व्यवस्था बनाता है, जिसमें इसमें भारत है, स्पेन है और बेल्जियम है। इसमें कोई अलग अलग देश नहीं होता है। इसका दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा, जैसे राज्य ज़्यादा ताकतवर होता है इसमें, क्योंकि राज्य अलग अलग, जो राज्य मिलकर वो बनाता है। और इसमें क्या होता है, केंद्र ताकतवर होता है, क्योंकि जो एक देश के अंदर जो राज्य हमारे, जैसे भारत है, भारत के अंदर जो राज्य अलग अलग राज्य है, जो जैसे मैंने अभी बताया था कुछ, तो उसमें बताया था कि जैसे केजरीवाल हो गए और नीतीश कुमार जैसे बिहार की जो मुख्यमंत्री है। तो इसमें क्या है, केंद्र जो मिलकर और राज्य मिलकर दोनों एक अलग संघीय व्यवस्था बनाता है। और इसमें क्या होता है, जो केंद्र इसमें ताकतवर होता है और इसका यहाँ पे राज्य होता है, क्योंकि राज्य इसमें पहला तरीका में राज्य ताकतवर होता है।
ये इसी के साथ साथ अगर एक और है जो हमारा एग्जाम्पल में कर सकते हैं संघीय व्यवस्था के बारे में, जो हमारे यहाँ पे है, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तर वाले होती है। जो सरकारें हैं जो यहाँ पे जो दूसरी तरीके में यहाँ पे सरकार जो होते हैं 2 या 2 से अधिक स्तर वाले होते हैं। जैसे केंद्र हो गया और राज्य हो गया, प्रांतीय हो सकता है, तो स्थानीय भी हो सकता है। तो ये हो सकता है अलग अलग स्तर के सरकारें एक ही नागरिक समूह का पर शासन करती है। कानून बनाना और टैक्स वसूलने, प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अब देखिए जैसे क्या होता है, जैसे केंद्र हो या राज्य हो, जैसे मोदी जी हो या केजरीवाल हो, तो इन्होंने क्या करता है कि जो एक ही समूह पर यानी एक ही लोग पर शासन करता है। जैसे अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में क्या है कि आप कर देंगे, जैसे आप कोई चीज़ लेते हैं तो उससे आपका केजरीवाल भी आपका शासन करता है और मोदी जी भी शासन करते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग सरकारें शासन तुम पे अलग अलग करेगा और अलग अलग करेगा, एक नहीं करेगा एक करेगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों शासन करती है, प्रशासन उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है और स्थानीय सरकार भी शासन करती है इसमें। तीसरा, विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्रों के संविधान स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार हर स्तर पर अस्तित्व प्राधिकार। अब देखो क्या है, जो विभिन्न स्तर के जो सरकारें हैं, जैसे केंद्र सरकार हो गया और राज्य सरकार हो गया, ये संविधान में स्पष्ट रूप से स्पष्ट मतलब लिखा हुआ है कि जो संविधान है वो उसके मौलिक अधिकारों की गारंटी लेता है, तो उसको सुरक्षा प्रदान भी करता है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य प्रांत हो। चौथा, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी भी एक स्तर की सरकार अकेला नहीं बदल सकती। अब जो देखो संविधान के कोई भी मौलिक प्रावधान है या कोई भी ऐसा नियम है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ केंद्रीय सरकार ही बदल देगा, और ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ जो प्रांतीय सरकार ही बदल दे। इसमें क्या होता है कि दोनों सरकार के प्रावधानों का ज़रूरत होता है, दोनों सरकार की बहुमतों की ज़रूरत होती है। ऐसे में दोनों सरकार मिलकर ही सहमति से कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको बताता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि आंदोलन छिड़े हुए हैं, किसान आंदोलन है और भी ऐसे बहुत सारे सीए पहले था परंतु वो ख़त्म हो चुका है। तो ये सब क्या है कि जो केंद्र सरकार उस चीज़ को लागू कर देता है, क्योंकि लोकसभा में उनकी बहुमतें हैं, जबकि जो विधानसभा होता है उसमें उनकी बहुमतें नहीं होती है, जो राज्य स्तर पर उनकी बहुमत नहीं हो पाती है, जिससे कि वो अपना कानून को लागू करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और आंदोलन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये इसमें है कि दोनों की ही जो प्रावधान की ज़रूरत होती है। पाँचवा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों को अधिकार व्याख्या करने का अधिकार है। अब देखो अदालतों के संविधान के विभिन्न स्तर की सरकारें, जैसे केंद्र हो गया, राज्य हो गया, सब वही वाली बात है, इनको अपने अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार, उसके पास फुल पावर है, वो अपना अधिकार का सही इस्तेमाल करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों को विवाद की स्थिति सर्वोच्च न्यायालय में निर्णायक के रूप में भूमिका निभाता है। अब जैसे कोई भी अधिकार है जो सरकारों के बीच लगता है कि अधिकारों को विवादित है यानी गलत है, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उस पर बात कर सकता है। इसी के साथ जो हमारा अगला है छठा, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व को अलग अलग स्रोत निर्धारित होता है। अब देखो जो फाइनेंशियली जो समस्या है, जो फाइनेंशियली जो पैसा है, वो क्या होता है कि जो केंद्र सरकार भी वसूलता है और राज्य सरकार भी, दोनों वसूलता है और एक जमा जो देश की विकास के लिए योगदान देता है। जैसे मैं बताता हूँ, स्टेट लेवल पे जैसा होता है केजरीवाल, ये भी टैक्स लेता है जनताओं से, और जो केंद्र स्तर पे जो मोदी जी है तो ये भी टैक्स लेता है। इस सरकार संघीय शासन व्यवस्था के लिए दोहरे उद्देश्य हैं। अब जिसको जो ये संघीय शासन व्यवस्था के लिए जो दोहरा यानी दो मुख्य उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना, इसके कारण संघीय व्यवस्था है। अब देखो इसमें क्या है कि दोनों का यही मुख्य है कि देश में एकता बना रहे, सुरक्षा रहे, सिक्योरिटी में दो, और लोगों की स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार हो, और स्थानीय शासन की समस्याओं को सुना जाए और उनको चुना जाए, और देश की जितने भी नागरिक हो कोई भी प्रॉब्लम समस्या से ना जूझे। इसी के साथ ही हमारा जो अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था। अब जैसे एक पेपर में पूछा जाएगा भारत में संघीय व्यवस्था को दर्शाइए, तो भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में हम जानते होंगे कि हमारे भारत में क्या है, राज्य है जो केंद्र के स्तर पे है, और प्रांतीय हैं जो राज्य के स्तर पे हैं, और क्षेत्रीय हैं जो हमारे क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पे हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा, भारत एक विविधतापूर्ण से परिपूर्ण है, विविधता से परिपूर्ण है। जो हमारे भारत में क्या होता है, अलग अलग सांस्कृतिक और जाति के लोग रहते हैं, जो कि अपना संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है और अपने संस्कृति को अच्छा मान सकता है। जैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो इस हमारा देश विविधतापूर्ण है। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा पॉइंट है, भारत एक हिंसा वाली स्थिति में आज़ाद हुआ। यानी जब हमारा, आपको पता होगा जब हमारा भारत गुलाम था, उस समय हमारे भारत के अंदर कितने सारे दर्दनाक और कितने सारे बहुत सी ऐसे जुल्म किए जाते थे, और हिंसा यानी लड़ाई झगड़े युद्ध जैसे
अफरा तफरी हुआ करता था, उसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इसी के साथ ही हमारा जो अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार 2 स्तर की शासन व्यवस्था है का प्रावधान था। अब जैसे भारतीय संविधान के अनुसार अभी भी हमारे 2 स्तर के स्तर के जो शासन है, जैसे संघ सरकार या केंद्र सरकार। यानी संघ सरकार यानी केंद्र सरकार यानी पूरे देश को नेतृत्व में प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आपको पता हो केंद्र यानी उस समय से बोले जा रहा हूँ मोदी जी, जो केंद्र सरकार है। राज्य सरकार राज्यों के प्रतिनिधित्व में है, यानी राज्य सरकार जैसे केजरीवाल, योगी जी और नीतीश कुमार, ये सब क्या राज्य के स्तर पे। स्थानीय सरकार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्थानीय शासन में जो होता है, पंचायत आता है, नगर पालिका आता है, जैसे हमारे एमएलए आता है, वहाँ पे मुखिया आता है, तो ये सब स्थानीय शासन में के अंडर में आता है। इसी के साथ साथ जो हमारा अगला है, जो हमारा अब हमारे पूछा जाएगा हमारे पेपर में कि हमारे सूचियाँ कितनी है, और आपसे कोई भी पूछ ले कि प्रमुख सूचियाँ कितनी है, तो आप जवाब दीजिएगा कि प्रमुख सूची हमारा 3 है। जो प्रमुख सूची हमारा कितना है, 3, जिसे संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी 3 सूची में बांटा गया है। तो हम संघ सूची की बात करते हैं। संघ सूची में क्या होता है कि केंद्र सरकार कानूनी बनाएगी। जो संघ सूची में क्या होता है, केंद्र सरकार यानी जो केंद्र है उसको जो राज्य के यानी देशवासियों के हित में होगा वो कानून बनाएगा। जैसे बैंकिंग, संचार, मुद्रा, सेना, प्रतिरक्षा, यानी जो बचाव, विदेशी मामले, ये सब क्या करता है, जो बड़े बड़े काम होते हैं वो ज़्यादातर संघ सूची में डाला जाता है, जो केंद्र करता है। अब राज्य सूची में क्या होता है, जो राज्य स्तर वाली काम होती है। राज्य स्तर की जैसे राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाएगी। जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य से कृषि, सिंचाई, जो बिजली, एजुकेशन, शिक्षा। अब मैं बात करता हूँ एजुकेशन शिक्षा की बात है, तो उसमें क्या होता है ना, जो शिक्षा है वो राज्य के भी अंडर में आता है और संघ के भी अंडर में आता है, जो शिक्षा है। तो अब ये जो राज्य है ये अपना काम करेगी। जैसे पुलिस, जैसे मैं बताया, ये सब काम राज्य सूची के अंदर आता है, जैसे केजरीवाल जी करेंगे, और जो संघ सूची यानी मोदी जी करेंगे। अब जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में क्या होता है कि जैसे शिक्षा, मैंने बताया कि शिक्षा क्या होता है, संघ सूची में भी आता है, राज्य सूची, दोनों कम काम कर सकते हैं। दोनों सरकार कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा, वन, मजदूर विभाग गोद लेना, तो ये सब क्या है कि जो संघ सूची और ये राज्य सूची का उदाहरण है, तो समवर्ती सूची कहा जाता है। इसमें दोनों जो सरकारें हैं, जो दोनों सरकारें का इसमें योगदान परिपूर्ण होता है। तो इसी के साथ ही जो हमारा अगला पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश। ये आपको पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में कुल 7 है, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। जिसके हमारा पहला पॉइंट है, भारतीय संघ में कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार मिले हैं। ये छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत यानी राज्य नहीं बन सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये छोटे छोटे जो राज्य हैं उसको अधिकार कम मिले होते हैं, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जो अपने आकार के चलते छोटे होते हैं। जैसे हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया। आगे पढ़ते हैं। इसी किसी मौजूदा प्रांत को मिलाना में संभव नहीं है। अब इसको इम्पॉसिबल है जो किसी अन्य सरकार जो राज्य के स्तर में राज्य के साथ मिलाना। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी। अब जो इतने सारे हैं, अंडमान निकोबार, ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी के साथ नहीं मिला सकते हैं। इनको राज्य वाली अधिकार नहीं होते हैं। जो इनको अनेक जो राज्य है जैसे यूपी, बिहार जो हो गया, इनको ऐसे अधिकार नहीं मिले होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश को। तो हम इसी के साथ जो अगला बात कर लेते हैं, जैसे भारतीय, क्या आप बोल सकते हैं कि भारतीय संघ में सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है? तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि जो हमारे जो भारतीय संघ में जो सारे राज्यों को एक ही समान अधिकार नहीं मिले होते, क्योंकि आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा 370 का जो धारा है वो हटी थी जम्मू कश्मीर पे, तो उसको विशेष अधिकार दिया गया था। तो उसको अभी भी विशेष अधिकार है और उसका एक अलग संविधान है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त है और इसका एक अपना अलग संविधान है। तो इस यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोलामारी होता है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आतंकी की जो हमला होता रहता है, इसीलिए इसको विशेष अधिकार दिया गया है। और यहाँ पे कोई भी आम नागरिक जैसे जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली में आप रह सकते हो, बेंगलुरु में, वैसे आप जाके जम्मू कश्मीर में उतना नहीं घर वोर नहीं बना सकते, परंतु वहाँ पर क्योंकि खतरा है अभी, तो अभी भी कुछ ना कुछ अभी भी खतरा है, अभी नहीं ले सकते आप वहाँ पर, और कुछ ऐसी बातें हैं, विवाद हैं, तो खैर उनको हटाते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा, भारतीय संविधान के सभी प्रावधान में इस पर लागू नहीं होता। अब जो हमारा जो आप जैसे बोल रहे हो कि इसमें मैंने कहा कि संघ जो सभी राज्य को
बराबर अधिकार नहीं है। तो ये क्या होता है, सभी पर प्रावधान नहीं होता है, लागू नहीं होते भारतीय संविधान में कि सभी को बराबर ही अधिकार मिले, जैसे यूपी बिहार। तो इसमें भी आप गौर से देखिए कि दिल्ली में होता है, जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन में देखिएगा तो सबसे अच्छा होता है, जबकि वहीं पे आप देखो ग्रामीण क्षेत्र में तो वहाँ पे कितना मतलब थोड़ा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं और थोड़ा उच्च हाई क्वालिटी का नहीं होता है एजुकेशन। तो आप देखे होंगे, तो ये बराबर नहीं है। यहाँ ज़मीन खरीदी नहीं खरीदी, अब देखो आपको मैंने आगे बता दिया कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। अगर आप ज़मीन खरीद लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर टूरिस्ट जो लोग जाते हैं वहाँ पर, तो आपका मुनाफा ज़्यादा बढ़ जाएगा और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बर्फ़ पिघलते रहते हैं जिससे कि खतरा बनी रहती है। तो इसी के साथ एक और हमारा पॉइंट रहेगा, इन इलाकों पर शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। तो देखिए जम्मू कश्मीर पर सबसे ज़्यादा शासन किस पे रहेगा, केंद्र सरकार, जैसे मोदी जी रहते करते हैं। और इसमें वहाँ पे क्योंकि मुख्यमंत्री भी अभी नहीं है और अभी चुनाव होने वाला है फिलहाल, आप तो देखेंगे अब क्या होता है आगे। केंद्र और जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा, केंद्र और राज्यों में सत्ता का बंटवारा संविधान के तहत ही किया जाता है। अब देखो जो केंद्र, और आपको पता हो केंद्र और राज्य के अंदर जो भी सत्ता का साझेदारी के बारे में आपने पढ़ा था, तो क्या होता है संविधान में लिखित होता है, वर्णित होता है इसके ऐलान कि इसी के जो तहत संविधान में सत्ता का, राज्य और केंद्र की सत्ता का बंटवारा किया जाता है। जो हमारा अगला पॉइंट है, अधिकारों की इस बंटवारे में बदलाव करना आसान बात नहीं है। अब देखो, अब जो आप जानते होंगे कि किसी भी कानून को, नियम को बदलना तो बहुत ही आसान नहीं है, हमारे मतलब आसान नहीं है। इसलिए हमारे संविधान को आपने पढ़ा होगा कि जो मतलब ऐसे मतलब कठोर और लचीला भी है, ये 11वीं क्लास में है, तो कठोर और लचीला है, तो इसमें बदलना नहीं, संशोधन कर सकते हैं इसमें, तो आसानी से नहीं बदला जा सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो अगला है, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन को देख रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखो संवैधानिक का रूप होता है, जैसे संवैधानिक कैसे क्या होता है कि जिसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि आप न्यायपालिका में जाके आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं। कि आपको लगता है कि कोई भी मौलिक अधिकार का आपका हनन हो रहा है, तो संवैधानिक अधिकार के तहत, प्रावधान के तहत आप जा सकते हैं न्यायपालिका में, अपना जो न्याय प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट, शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद हो जाए तो फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होता है। अब देखो जैसे कोई भी शक्ति का जब बंटवारा हो रहा है तो उस समय को ऐसे लग रहा है कि कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार बीच में कोई विवाद है या कोई ऐसी जो हिंसा और मतभेद है, तो उस समय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर चर्चा कर सकता है और उसका न्याय कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि उनको दोनों को छोड़ दिया जाए और देश को, मतलब देश के अंदर जो मतलब हिंसा जैसी जो और मतलब अलग सी जो भावना, मतभेद का भावना उत्पन्न हो जाए, आक्रोश हो जाए। तो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। कहीं आप बोर तो नहीं हो गए? अगर आप बोर हो गए तो आप मोबाइल को छोड़ के कहीं 10 मिनट आप बाहर घूम के आ जाएं तो बेहतर रहेगा। तो चलिए हम अगला स्किप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, तो मैं अगला पॉइंट कराता हूँ। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, तो जो हमारा जो टाइटल रहेगा, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, तो इसका पॉइंट रहेगा, केवल संवैधानिक प्रावधान बनाने या कानून निर्माण से शासन व्यवस्था नहीं सुधरती। अब देखो, केवल संवैधानिक प्रावधान बनाने से, कानून निर्माण करने से ही सीधा शासन व्यवस्था नहीं चलती है बाबू। उसमें जनता की सहमति और जनता के हित की रक्षा और जनता की इच्छाओं का पूर्ति जरूरी होता है। तो इसी के साथ दूसरा है, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय यहाँ के लोकतांत्रिक राजनीति के चरण को देगा। अब देखो हमारे अंदर संघीय व्यवस्था को सफलता का श्रेय किसको दिया जाता है, लोकतांत्रिक राजनीति की। हमारे राजनीतिक में रहने वाले लोग कितने अच्छे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे राजनीतिक में रहने वाले लोग अगर काफ़ी अच्छे हैं तो उनकी जनता है, उनकी इच्छा को वो ऑटोमेटिक ही पूर्ति करेगा और उनके साथ जो भी मतभेद की भावना नहीं होगा। आवाज़ बहुत है। संघवाद की भावना, जो इसका अगला पॉइंट था, संघवाद की भावना और विविधता का आदर करना। जो अलग अलग जो धार्मिक जो लोग होते हैं, सांस्कृतिक लोग, उनकी आदर करना। जब तक कि उनके हम सम्मान करेंगे, किसी को सम्मान हम करते हैं तो हमको भी सम्मान मिलता है। तो ये संघवाद व्यवस्था को कैसे चलती है, ऐसे चल सकता है। अगर ये सभी नहीं रहेगा तो देश के अंदर तानाशाही और हिंसा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण, आगे चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हमारा है भाषाई राज्य। अब भाषाई राज्य में क्या होगा, पहला पॉइंट, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एक कठिन कार्य है। अब देखिए हमारे भारत के अंदर जो भाषा अलग अलग बोली जाते हैं, मैथिली, उर्दू, कन्नड़, तमिल, ये सब भाषा अलग अलग बोली जाती है, परंतु इसका निर्माण करना, इसको पूर्ण गठन यानी जोड़ के रखना बहुत ही कठिन होता है। जैसे हमारे भारत के अंदर इतने सारे 29 राज्य, उनके अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं और लोगों को इकट्ठा, बंगाली हो गया, इन सबको इकट्ठा करना और इनके बीच में सामंजस्य जो बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर
अगर बहुत सारी है, बहुत बहुत छोड़ो। जो अगला पॉइंट है, आज़ादी के समय 14 राज्य थे। जो आज़ादी के समय हमारे कितना था, 14। अब कितना हमारे हो गया 2019 के वर्तमान में 29 राज्य हैं। 2019 में वर्तमान में कितने हो गए, 29 राज्य, जो कि आप सबको पता ही होगा। साथ जो हमारा अगला पॉइंट देख सकते हो, अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए। आपको पता होगा कि जो यूपी में आप देखे होंगे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बदल दिया गया था, उसको नया बदलना गया है। प्रयागराज बदल दिया, इलाहाबाद को बदल के। तो ये सब ये नाम बदला जा सकता है। प्रावधान लिखा है आर्टिकल 1 में और आर्टिकल 2 में। नए नगर जो नए राज्य का निर्माण, आर्टिकल आप पढ़े होंगे, अनुच्छेद 1-2, तो इसमें लिखा गया है, जो भाग 1 में है। इसी के साथ ही सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट एक और है, भाषा नीति। इसका पहला पॉइंट रहेगा, संविधान सभा के सामने भाषा का एक मुद्दा एक बड़ी समस्या बनकर आई। अब देखो, समस्या का जो संविधान सभा का जो मुद्दा था, एक बड़ी समस्या था कि भैया किस किस का हम अपना जो भाषा को माने। दूसरा पॉइंट, हमारे देश की बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम देखिए, दूसरा पॉइंट, हमारे देश में बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं। हिंदी, इंग्लिश, जो मैथिली हो गया, कन्नड़, तमिल, ये सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। तीसरा पॉइंट, इसलिए हमारे संविधान में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं गया। अब देखिए, हमारे देश के अंदर बहुत सारी भाषा बोली जाती है। मैंने जैसे बोला, तमिल बोला जाता है, उर्दू बोला जाता है, तमिल, कन्नड़ और ये सब मैथिली, ये सब सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इनको राष्ट्रीय भाषा नहीं दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा माना जाता है। देखो, राष्ट्रीय भाषा नहीं माना जाता है, राज्य भाषा, जो कि काम काज में काम आता है हिंदी को, इसीलिए इसको राजभाषा माना जाता है। इसमें हिंदी में है जो 40% भारतीय को मातृभाषा है। संविधान में जो अगला पॉइंट है, संविधान में हिंदी को अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अब 21 जो संविधान के अलावा जो अन्य 21 भाषाओं है, जो आप देखेंगे 21 भाषाओं में, जो हमारे नोट के पीछे लगा, 21 भाषाओं में जो अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, उसमें भोजपुरी भी आती है, मैथिली भी आता है, उर्दू भी आते हैं और बहुत सारी ऐसी भाषाएं, तमिल, कन्नड़ सब आते हैं। अगला पॉइंट, राज्य को भी अपनी राज्य भाषा। अब देखो, राज्य को भी अपनी राज्य भाषा बनाई गई। जैसे बिहार में देखोगे तो मैथिली, भोजपुरी बोली जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, राज्य भाषा इसलिए बनाई गई कि अगर सरकार उस पर कोई भाषाएं थोप दी जाए, जैसे हिंदी भाषा, तो क्या होगा, वहाँ के जो लोग हैं वो नाराज़ हो जाएगा, जिसके कारण सरकार पर हिंसा भी हो सकता है और उस राज्य में हिंसा भी हो सकती है, जिसके कारण वो अपनी राज्य भाषाएँ बना सकते हैं। जो कोई भी, जो भोजपुरी हो सकता है, मैथिली हो सकता है, तो राज्य भाषा अपनी राज्य भाषा बना ली। सरकारी कामकाज में हिंदी एवं जो अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया गया। आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा पूरे भारत में जो कामकाज है, जो सरकारी दफ्तर है, स्कूल हो गया, यहाँ पे तो क्या होता है, ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश का ही उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि भैया जो इसमें हमको भोजपुरी करवाओ और इसमें मैथिली करवाओ, तो ऐसा नहीं है कि आप राज्य की जो आपकी भाषा है वो आपको नहीं करवाया जाएगा। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जो राज्य जो भाषा है वही आपको करवाया जाएगा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। के साथ ही जो हमारा जो अगला पॉइंट है, केंद्र राज्य संबंध। इसका पॉइंट रहेगा अगला, केंद्र और राज्य के संबंध में लगातार बदलाव हुए। अब जो केंद्र राज्य के संबंध में लगातार बदलाव होते गए, पार्टियां बदली गई, सरकारें बदली गई धीरे धीरे। तो जो पॉइंट अगला है, हमारे देश में एक लंबे समय तक केंद्र में एक ही पार्टी का शासन किया, जैसे कांग्रेस। इस तरह से राज्य और केंद्र में एक सरकार होने के कारण समस्या नहीं आई। अब देखिए, ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि केंद्र में कांग्रेस है और राज्य में भी कांग्रेस है, तो क्या होगा, सामंजस्य बैठाने के लिए एक ही पार्टी का जो सदस्य है वो कोई भी कानून लागू आसानी से कर सकते हैं। तो लेकिन 1989 के बाद जो केंद्र में गठबंधन की सरकार का युग हुआ, देखो 1989-90 में क्या हुआ, गठबंधन की सरकार बना हुआ था, जो कांग्रेस का था और इधर बीजेपी का। जो अगला पॉइंट है, अब केंद्र में अलग तथा राज्यों में अलग दलों की सरकार बनेगी। अब जैसे देखो, अब धीरे धीरे बदलाव होता गया। अभी भी देखो, केंद्र में किसका है, बीजेपी में। अगर दिल्ली में आप देखो तो किसका है सरकार है, आम आदमी पार्टी का। तो अलग अलग सरकारें अलग अलग दलों का बनने लगी, जिस कारण से कई बार केंद्रीय सरकार की राज्य सरकार को भी भंग किया जाता है। अब देखो, कभी कभी जो केंद्रीय सरकार जो अलग पार्टी है और राज्य सरकार जो अलग पार्टी, इनके बीच में मतभेद की भावना होती रहती है, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो अगला पॉइंट, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अधिकारों के लिए काम किया। तो ऐसे में इनके अधिकारों के लिए काम किया, जो हमारे केंद्र में और राज्य में संबंध अच्छी प्रकार सामंजस्य बैठाते रहे और अच्छी प्रकार रहे। तो इसी के साथ हमारा जो अगला चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में 100% आने की संभावना है, भारत में विकेंद्रीकरण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप कर सकते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण। भारत एक विशाल आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ पे क्या है, 134-150 करोड़ आबादी है भैया।
यहाँ केवल 2 स्तर का शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। अब देखो इतना सारा वो है, आबादी जनसंख्या है, तो कैसे चल सकता है। विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण में है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, इसमें आंसर में है कि व्यवस्था में बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। तो उसका अगला पॉइंट है क्योंकि, मैं बताता हूँ क्योंकि भारत के जो प्रांत जो राज्य है यूरोप के स्वतंत्रता देशों से भी बड़े हैं। अब देखो मैं बताता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश किसके बराबर है? रूस के बराबर है। और महाराष्ट्र की बात करो तो जर्मनी के बराबर है। तो ये आप अगर गौर से देखो कि भारत के जो प्रांत है, जो राज्य है, यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हुए हैं। आप एक बार वर्ल्ड का जो मैप है उसमें आप देखो गौर से, तो हमारे जो उत्तर प्रदेश है वो रूस से भी काफ़ी बड़ा है। तो आप इसमें सामंजस्य बैठा सकते हो कि हमारे देश के अंदर की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 2 ही शासन की व्यवस्था नहीं है, इसमें 3 शासन की अवस्था है, जैसे कि स्थानीय शासन के बारे में। अब जैसे मैं समझाता हूँ कि मान लो कि केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, अगर गांव के जो बिहार की कोई एक ऐसा गांव है, जैसे वैशाली जिला के अंदर कोई गांव है, जैसे मान लो कि कोई गांव है महनार चौक, ऐसे कोई गांव है, तो उसमें अब मोदी जी वहाँ से तो सीधा दिल्ली से तो नहीं देख लेंगे कि भैया बिहार के अंदर जो वैशाली जिला के अंदर वो क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, समस्या है, तो सीधा तो नहीं देखेंगे। तो उसमें क्या करता है कि वहाँ पे स्थानीय सरकार होती है, मुखिया होता है, सरपंच होता है। अब वहीं पे मान लो कि दिल्ली में बैठे हैं और वहीं पे बेंगलुरु में देखना है, मुंबई में देखना है कि भैया उस जो नगर पालिका में क्या स्थिति है, तो उसमें क्या होगा, मोदी जी तो आके नहीं देखेंगे और ना ही तो आके साफ कर देंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो वहाँ की जो स्थानीय जो सरकार होती है, जैसे एमएलए हो गया, विधायक हो गया, और तो नगर पालिका हो गया, वो इस पे बातचीत करते हैं, उनका संभालती है, समस्याओं को सुलझाती है। तो ये ऐसी जो बड़ी जनसंख्या वाले जो देश को चलाने के लिए सिर्फ 2 ही शासन की आवश्यकता नहीं होती, तीसरी शासन की भी आवश्यकता होती है, जो कि हमारा स्थानीय सरकार है, जो चुनाव होते रहते हैं, मुखिया और सरपंच और पंचायत समिति, आप जानते होंगे तो इन सब के बारे में। तो इससे ही हमारा देश चल सकता है, क्योंकि हमारा देश विशाल है, आपको पता ही होगा, ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके साथ और लिख सकते हैं, भारत अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरा हुआ है। जो हमारे भारत में क्या होता है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग संस्कृति को होते हैं, जैसे छठ पूजा होता है, पोंगल त्यौहार अलग अलग जो तमिल मिल का होता है, तो अलग अलग त्यौहार से परिपूर्ण होता है और सांस्कृतिक से, ये एक पॉइंट है। इसी कारण हमें शासन करना है, 2 ही सरकार नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट, जिस कारण से सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों में बांटने का जरूरत महसूस होती है, आपको पता होगा, जैसे केंद्र, राज्य, प्रांत। जो केंद्र के प्रांत और राज्य दोनों एक ही है, प्रांत और स्थानीय सरकार, जैसे क्षेत्रीय सरकार। अब तीसरा स्तर स्थानीय सरकार को आपके बारे में पता होगा, इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, जब केंद्र और राज्य की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भले ही आप कुछ भी हो जाओ, इसको याद कर लेना, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं कि जैसे मान लो कि विकेंद्रीकरण ही क्यों लाया गया, तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसके पीछे यह सोच है कि लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। जैसे मैंने आगे बताया था कि इलाके की समस्या है तो थोड़ी नहीं आएंगे केंद्र सरकार, वहाँ पे स्थानीय सरकार ही देख सकता है। जैसे आपका स्थानीय अब देखा आपका स्थानीय जो समस्या क्या हो सकता है, जैसे पानी की समस्या हो सकती है, बिजली की समस्या हो सकता है, ये सब वहाँ पे इलाके, इसलिए स्थानीय सरकार के विकेंद्रीकरण की इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, लोगों को अपने इलाके में किस जगह पैसा लगाना है उन्हें अच्छे से पता होता है। अब देखो लोगों को पता है कि उनको किस जगह पैसा लगाना है जिसके कारण उसका काम हो जाए, तो उनको अच्छे से पता है, स्थानीय शासन में जाके अपना कोई भी काम अपना कर सकता है, जैसे बिजली का हो सकता है, कोई भी ऐसा पानी मीटर बिल, तो ये सब कर सकता है स्थानीय शासन के द्वारा। तीसरा पॉइंट, इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधा भागीदार बनाना संभव। अब देखो इसमें क्या है कि स्थानीय स्तर पर क्या होता है कि जो सरकारें हैं वो सीधा, जो लोग हैं वो सीधा संपर्क कर सकता है स्थानीय सरकार से। जैसे एमएलए से आप सीधा मिल लेते हो, मुखिया से जाके सीधा मिल लेते हो, अपना बात कर सकते हो उससे, है ना। तो ऐसे होता है, आप एक बार करिए। अगला पॉइंट, विकेंद्रीकरण की ज़रूरत संविधान में भी स्वीकार की गई है। अब देखो विकेंद्रीकरण आप संविधान के बारे में भी करिएगा, पढ़िएगा तो अभी पता चलेगा। इसके बाद गाँव और शहरों के स्तर पर ग्राम पंचायतों के शहरों नगर पालिका में स्थापना की गई। अब जैसा मैंने बता दिया, गांव में और शहरों के स्तर पर ग्राम पंचायत। अब देखो गांव में क्या हो गया, मैंने वही बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, और शहरों में नगर पालिका होता है, जो कि स्थानीय सरकार है। अब जैसे मान लो कि गांव में हो आप, अब गांव में बैठे हो और लगता है कि गांव में आपका लाइट चला गया, अब वहाँ पे लाइट की समस्या है, तो थोड़ी नहीं आपको कि जब मोदी जी, श्रीमान मोदी जी पत्र लिखोगे कि हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, आपको ये देखो, तो मोदी जी आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। वहाँ पे जाइए, मुखिया को बोलिए कि हमारे यहाँ पे रास्ता ख़राब है, ये ख़राब है, तो वो आपका जो समस्या है अच्छे से सुनेगा और उस पर कार्रवाई भी अच्छे से, आपको न्याय भी मिलेगा और आपका काम भी अच्छा से होगा, क्योंकि आप सीधा संपर्क स्थानीय सरकार से कर रहे हैं। और वो आगे जाके बोलेगा किसको, अगर लगता है आपका काम जो समस्या आगे बढ़ा है, तो वो स्थानीय सरकार जाके किसको बोला,
प्रांतीय सरकार को, प्रांतीय किसको बोलेगा? केंद्र सरकार को। तो ऐसे में जो संघीय जो व्यवस्था है ऐसे ही चलाई जाती है ना। आप न्यूज़ देखिए एक बार, बोर नहीं हो रहे हो? क्योंकि आधा घंटा होने वाला है तो बोर तो हो ही गए होंगे, कोई बात नहीं, आधा घंटा मिला ही है, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ यार एक ही वीडियो में आपका ख़त्म हो जाए तो बेहतर ही रहता है, क्या ना। क्योंकि मैं भी, अब देखिए, अगर मैं भी पार्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, जिससे कि बच्चा क्या होता है ना, दूसरी पार्ट देखने में असमर्थ हो जाता है, कि वो बोर हो जाता है। तो मैं एक ही पार्ट में ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ, और मैं भी आप ही की तरह। तो इसी विकेंद्रीकरण को थोड़ा हम विस्तार से थोड़ा मैं करके बता देता हूँ। देखिए, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। अब देखो 1992 के बाद में क्या हुआ था, मैं लिख देता हूँ कि 1992 के बाद क्या होता है कि पहले ना वो वार्ड और चुनाव जो मुखिया का जो होता था ना चुनाव, वो नहीं हुआ करता था, और उस समय उनको कोई वेतन भी नहीं दिया जाता था। उसके बाद 1992 के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ वो मैं बताता हूँ। वो 1992 के बाद जो परिवर्तन हुआ वो ये परिवर्तन है। अब स्थानीय स्वशासन निकायों, अब देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट है, अब स्थानीय स्वशासन निकायों चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अब देखो इसमें क्या है कि जो चुनाव है वो नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, उसे कराना चाहिए, जरूरी है। निकायों, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित है। अब देखो आपको पता है, मैंने उस समय मैंने अगली वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि जो अनुसूचित जाति जो होते हैं मुखिया पद से खड़ा हो जाता है, और वो एससी की कैटेगरी के आरक्षण के पद पे वो खड़ा हो गया और वो वोट जीत भी जाता है, कोई हार भी जाता है, और वो अनपढ़ होते हैं। तो आप बताइए कि जो अनपढ़ इंसान है वो अपने जो समाज की समस्या को कैसे अलग कर सकता है। तो ठीक भी है, कहीं भी खराब है, उनके विरोध तो नहीं बोल सकता हूँ, खैर छोड़िए। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ, जो पंचायत समिति या पंचायत में क्या किया कि जो 1/3 जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, रिजर्वेशन है। तो अब जो उसमें महिलाओं के लिए तो रिजर्वेशन है, परंतु क्या होता है कि महिलाएं उसमें ज़्यादा तक नहीं आ पाती, आपको पता है। इसी के साथ ही जो हमारा जो अगले पॉइंट है, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन करता है। अब देखो, जो हर राज्य में जो चुनाव करवाना है, ग्राम पंचायत का या मुखिया पद का या वार्ड का करवाना है, तो उसमें क्या होता है, जो राज्य पंचायत है उनको ऊपर पैसे, जो मतलब जो भी है संस्था, जो जीतने के बाद जो उसकी समस्या को हल करने के लिए वो उसको योगदान देती है उसको। सो जो अगला पॉइंट है, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासन निकायों को देना पड़ता है। सत्ता की भागीदारी और प्रकृति के हर राज्य में अलग अलग। अब जैसे देखो, हर राज्य में क्या होता है, जब स्थानीय सरकार बनी गई तो उसको आधा शक्ति देना पड़ता है, जिससे कि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। जैसे मैंने बताया स्थानीय सरकार में क्या होगा, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं और बेहतर तरीके से समझा दूंगा। तो जिसमें क्या होता है, तो इससे पहले जो स्थानीय जो सरकार है वो जो स्थानीय जो राज्य सरकार है वो स्थानीय सरकार को कुछ पैसा देता है, जिससे कि वो अपना स्थानीय सरकार के अच्छा तरह समस्याओं को दूर कर सके और उनके निजी कल्याण के लिए यानी समाज कल्याण के लिए योगदान दे और एक अच्छा समाज का निर्माण करे। मैं आपको समझाता हूँ कि ये त्रिस्तरीय पंचायत जो होता है, स्थानीय सरकार का त्रिस्तरीय पंचायत को लेमिनेशन द्वारा समझाता हूँ। तो इसमें देखिए कि जो सबसे बड़ा है जो जिला पंचायत है, फिर उसके बाद आता है जो छोटा, उससे छोटा होता है प्रखंड मंडल पंचायत, उसके नीचे होता है ग्राम पंचायत। यानी जैसे आपका जिला है, जैसे मान लो कि जैसे केंद्र में आ गया, जैसे भारत के राज्य बिहार के जिला वैशाली, मैंने जैसे नाम लिया। अब जिला का वैशाली में मेरा प्रखंड पड़ता है, जो कि मेरा प्रखंड है, मान लो कि जैसे मेरा प्रखंड है देसरी। अब जो देसरी के जो प्रखंड है उसका एक 5 ग्राम है, क्योंकि प्रखंड होता है जो जिला होता है, प्रखंड लगभग 5 या 15-20 गाँव मिला के एक प्रखंड बनाया जाता है। तो जो मेरा गांव है भिगनपुरा। तो ये जो ये गांव है, ये गांव से सीधा ऐसे बटा होता है त्रिस्तरीय पंचायत। तो एक हमारा घर है जो ग्राम है, वहाँ पे यहाँ से ग्राम होके प्रखंड में जाता है, जो प्रखंड से फिर जिला में जाता है, कोई समस्या है फिर जिला से कहाँ जाता है, सीधा प्रांत में यानी राज्य के पास, जो राज्य से सीधा जाता है केंद्र के पास। यानी ऐसे शक्तियों का विभाजन होता है, साझेदारी होता है, बंटवारा होता है। तो आप समझ ही गए होंगे। तो आइए हम एक एक करके ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। देखो, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होते हैं। देखिए हमारा ग्राम पंचायत का नाम है आजमपुर।
इसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। इसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है जो कि सरपंच या मुखिया हो सकता है। सदस्यों को वार्ड से चुने जाते हैं। जो सदस्य जो होता है इसमें वार्ड से चुने जाता है कि जो वहाँ की वार्ड है वो कैसा है, मतलब वो वार्ड है कौन कौन से गांव के वार्ड है उससे चुना जाता है। अध्यक्ष जो यानी मुखिया, प्रधान या सरपंच को कहा जाता है जो वहाँ के अध्यक्ष होता है। वार्ड से चुने जाते हैं। अब जो वार्ड जो होता है वो गांव से ही होता है, गांव के ही लोग होते हैं वार्ड। अब जो वार्ड है वो मुखिया को चुनते हैं। अब जो मुखिया कभी कभी क्या होता है, जो मुखिया है उसी गांव से कोई एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति को वार्ड बना देता है जिससे कि उसकी समस्याओं को सीधा मुखिया तक जल्दी पहुंच जाए। ग्राम पंचायतों का काम ग्राम सभा को देख रेख में चलता है। जो पंचायतों का काम होता है वो ग्राम सभा के जो लोग होता है बिल्कुल करीबी से देख रेख में। तो हमारा जो अगला है जो बीच का है मंडल पंचायत। तो जो मैं मंडल पंचायत के बारे में बात करूं, इसमें क्या होता है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। अब इसमें कई पंचायत जो होता है कई पंचायत मिला लेगा और एक पंचायत समिति बनाता है, क्योंकि देखो पंचायत समिति यानी एक्स्ट्रा पावर, ज़्यादा पावर मिलता है, पंचायत समिति का गठन करता है। दूसरा, यह मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत कहलाती है। यह प्रखंड, मैंने आगे बोला ना, प्रखंड या मंडल स्तर पे पंचायत कहलाती है। तीसरा, सदस्यों के चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य ही करते हैं। जैसे देखो कि जो ग्राम है, अब ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उसको उठा के वो सारे लोग एक बनाएगा किसको, पंचायत समिति को, यानी पंचायत समिति को करके, और वो एक मंडल प्रखंड के जो प्रखंड जो होता है वहाँ के जो मंडल प्रखंड का जो उसको नेता बना देगा, सदस्य बना देता है, जिससे कि वो क्या करेगा, जो प्रखंड है वो पंचायत समिति को देखा, पंचायत समिति जो पंचायत को देखेगा या पंचायत या मुखिया को देखेगा। तो इसी के साथ साथ जो हमारा है जिला पंचायत। जिला पंचायत क्या होता है, किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। अब जैसे देखो कि ये जो जिला सभी पंचायत समिति को एक बार मिला के जैसे जिला परिषद बना है, अब जो जिला परिषद मिला के एक राज्य को बनाता है, समझे, ऐसे ही सब एक सत्ता का विभाजन होता है। हम इसी के साथ साथ हम अगला बात करते हैं नगर के बारे में। तो जो नगर में क्या होता है, इसी प्रकार के स्थानीय शासन भी शहरों में भी होता है। जो इसके बाद ये ग्राम पंचायत के, तो क्या होता है, देखो शहरों में नगर पालिका होती है, जो छोटे शहरों होती है, जैसे यूपी बिहार में जो छोटे पटना जो छोटा सा शहर है वहाँ पे नगर पालिका होता है। अब बड़े शहरों की बात करें जैसे दिल्ली हो गया, वहाँ पे होता है नगर निगम, जिसे हम MCD IND के नाम से जाना जाता है। नगर निगम के पदाधिकारी होता है उसे मेयर भी कहा जाता है। तो इसी के साथ साथ हम अगर करना चाहें तो ग्राम पंचायत और नगर निगम की जो अंतर क्या है, तो ग्राम पंचायत और नगर निगम में अंतर हम लिख सकते हैं। जो इसका अंतर रहेगा, ग्राम पंचायत नगर निगम, इसमें क्या होगा, जो ग्राम पंचायत में भी स्कूल बनवाना की सुविधा होती है और नगर निगम में भी स्कूल की सुविधा देना आवश्यक होता है। रोशनी, सड़क पे रोशनी की उपलब्धता वो भी पंचायत का भी होता है, नगर निगम का भी होता है। पानी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ग्राम पंचायत में भी होता है और नगर निगम में भी। सड़क भी ग्राम पंचायत से संबंधित होता है और नगर निगम। और भी जैसे काम है जैसे कि बिजली विभाग और जो ये सब और भी है, जिसमें भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं इसमें कि क्या क्या है, और आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया कि ये जो चैप्टर है कम से कम समय में कवर हो, आखिर हो ही गया। तो आप अपने दोस्तों में भेजें, साझा करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़े। और अगर हमारा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, धन्यवाद, आप सब अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।